नेक्स्ट क्वेश्चन 71। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, थर्मोकपल का प्रिंसिपल ये होता है, पहले इसका आंसर देख लीजिए। ए थर्मोकपल जनरेट ए वोल्टेज व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन टू जंक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपका दो डिफरेंट मेटल है और ये डिफरेंट टेम्परेचर पे है दोनों मेटल, और इनके बीच में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसी ये पूरे फिनोमिना को, दो थर्मोकपल यानी कि दो आपका डिफरेंट मेटल होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा, और इन दोनों का जो ज्वाइंट पॉइंट होगा और वहाँ पे जो आपका वी वोल्टेज जनरेट होगा, उस पूरे फिनोमिना को आप थर्मोकपल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की डिफिनेशन क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंस इज ए अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ध्यान दीजिएगा, जब हम डीसी सर्किट पढ़ते हैं, जिस समय डीसी सर्किट पढ़ते हैं उस समय जो करंट का अपोज करता है उसको बोलते हैं हम कि वो रजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टेंस है। और ये रजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होता है किसका? रजिस्टर का। रजिस्टर एक प्रकार का धातु होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है रजिस्टेंस, जिसको ओम में मापा जाता है। और कभी भी डीसी सर्किट में ये ध्यान रखेंगे, डीसी सर्किट में कभी भी एल और सी नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से हमें रिएक्टेंस जनरेट नहीं होता है। रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं। यदि आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो उसको एक्सी बोलते हैं। यहाँ इसको लिख दे रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और यदि एक्सेल है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और सिर्फ रिएक्टेंस शब्द का यूज यदि कर रहा है तो वो कैपेसिटेंस भी हो सकता है और इंडक्टेंस भी हो सकता है, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये जैसे आपका डीसी सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, उसी प्रकार से एसी सर्किट के अंदर आपका जो है कि एक्सी और एक्सएल इंडक्टिव और कैपेसिटेंस उसमें एसी सर्किट में होता है। उसमें यदि करंट का अपोज हो रहा है और हम बोलेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंस काम कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि या एक्सएल काम कर रहा होगा या एक्सी काम कर रहा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक या दोनों काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो यदि सिर्फ एक्सी काम कर रहा है तो हम बोलेंगे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो करंट के फ्लो का विरोध करेगा सर्किट में, और एक्सेल है वो भी करंट के फ्लो का विरोध करेगा सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 दिया कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रिएक्टेंस इन कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो वो फार्मूला कौन सा यूज करते हैं? एक्सी बराबर के 1/2πfc। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है ध्यान रखिएगा वो ओम होती है। और एफ क्या है वहाँ पे? एफ इज फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है? कैपेसिटर, और सी की यूनिट क्या होती है? फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रिएक्टेंस इन एन इंडक्टर। यानी कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस का फार्मूला है उसका क्या होगा? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं एक्सेल को। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल बराबर के 2π के FL। इसका भी यूनिट क्या होगा? ओम होगा, इसकी भी यूनिट। और यहाँ पे एफ आपका ये एफ है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी, ये एफ फ्रीक्वेंसी, और आपका एल क्या होगा? इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इंडक्टेंस की यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हेनरी है, ये हेनरी। और ये क्या आपका कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिले कॉयल। रिले कॉयल का पर्पज क्या होता है? तो देखिए, ए रिले कॉयल जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज़ कि रिले कॉयल क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट जिससे कि एक्टिवेट होता है द रिले कंटैक्ट। यानी कि रिले जिससे कि एक्टिवेट होता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे कि रिले कॉयल का अर्थ क्या है?
कि रिले कॉइल आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद आपका कंटेक्ट को चालू कर देता है। ठीक है, कंटेक्ट जैसे ही चालू होता है और आपका रिले वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द एनर्जी दैट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अर्थ ये है कि एनर्जी ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। जैसे एग्जांपल दिया रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजुअल लाइट एंड मोर, और बहुत सारे। जैसे आपका सनलाइट, सन से यदि जो लाइट आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होती है, जिसमें एनर्जी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, जिसको फोटान बोलते हैं, फोटान। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है एच न्यू। एच जहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू जो है कि उस तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस क्या होता है? तो इम्पीडेंस को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जैसे हम डीसी सर्किट पढ़ते हैं तो डीसी सर्किट में होता क्या है कि सिर्फ उसमें आर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और इसमें कभी भी डीसी सर्किट में ध्यान रखिएगा, डीसी सर्किट में आपका एल और सी नहीं होता है, और एल और सी यदि काम नहीं करता है तो इसके वजह से कभी भी डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों नहीं होते। लेकिन यदि एसी सर्किट आप पढ़ेंगे तो उसमें आर तो होगा ही, जिसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, जिसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, और इसी के साथ साथ आपका एल भी होगा और सी भी होगा, जिसके साथ आपका एक्सएल और एक्सी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्सएल जो एक्सी होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। लेकिन तीनों मिल के जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस, जेड, और इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस के एक्सी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। या सीधा सिंपल ऐसे लिखते हैं कि जेड बराबर के आर प्लस जे एक्सएल माइनस के एक्सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है जे के टर्म यदि लिखे तब। तो ये इम्पीडेंस हो गया जो तीनों का मिक्स है। तीनों का मिक्स का मतलब क्या है, जिसमें आर भी होगा, जिसमें आर भी है, आपका एक्सएल भी है और आपका एक्स सी भी है। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ शंट रजिस्टर? शंट रजिस्टर का मतलब पैरेलल रजिस्टर का पर्पज क्या होता है? तो पैरेलल रजिस्टर का जो पर्पज होता है करंट को डाइवर्ट करने के लिए। शंट रजिस्टर इज यूज टू मेजर करंट बाय डाइवर्टिंग ए नोन फ्रैक्शन ऑफ करंट अराउंड इट, यानी करंट को डाइवर्ट करने के लिए। जैसे ये मान लीजिए कि आपकी वोल्टेज है, वी वोल्टेज है प्लस माइनस, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, लोड पे पहुँच रहा है सीधा। ठीक है, और लोड इतना सह नहीं पा रहा है 10 एम्पियर का करंट, तो क्या होगा, 10 एम्पियर का नहीं सो रहा है तो हम एक जो है कि इसी के पैरेलल में एक शंट रजिस्टर लगा देंगे, जिसमें कुछ करंट इसमें बट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 एम्पियर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 7 एम्पियर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए हॉल्ट इफेक्ट सेंसर? हॉल इफेक्ट सेंसर, आपका हॉल इफेक्ट जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर समझिए। ए हॉल इफेक्ट सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मेजरिंग द वोल्टेज जनरेटेड इन ए कंडक्टिंग मटेरियल, यानी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में वोल्टेज को मेजर करके वह ये बता सकता है, हॉल इफेक्ट से पता चलता है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं, उसको मेजर करता है हॉल इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टार हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? तो पहले SCR का सिंबल देखिए। SCR का जो सिंबल होता है वो डायोड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक और टर्मिनल होता है, क्योंकि SCR में 3 टर्मिनल होते हैं।
तो देखिए NHCR इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज ए कंट्रोल्ड स्विच फॉर हाई पावर एप्लीकेशन, यानी हाई पावर एप्लीकेशन के लिए SCR का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्टेपर मोटर, ये मशीन का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर का पर्पज क्या है? तो ए स्टेपर मोटर यूज फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ रोटेशनल मोशन इन द डिस्क्रिएट स्टेप, यानी कि आपका रोटेशनल मोशन में एक प्रिसाइज कंट्रोल दिया जाता है। प्रिसाइज कंट्रोल का मतलब कि हमें सिर्फ कंट्रोल थोड़ा चाहिए, जैसे डिग्री के फार में। जैसे आपने एक मशीन देखा होगा, प्रिंटर मशीन, जिसको प्रिंटिंग मशीन बोलते हैं, या फ़ोटो कॉपी जो मशीन होती है, आप यदि फ़ोटो कॉपी कराए होंगे, फ़ोटो कॉपी मशीन, फ़ोटो कॉपी मशीन में देखेंगे कि जो आपका प्रिंट निकलता है वो बहुत ही स्लो, धीरे धीरे निकलता है, ठीक है। तो वो जो उसको निकालने का काम करता है, जो वहाँ मोटर लगा होता है, वो कौन सा मोटर होता है? वो स्टेपर मोटर होता है, स्टेपर मोटर। अब ये स्टेपर मोटर जो है कि निकलता है आपका, मतलब स्टेपर मोटर की सहायता से निकलता है, तो वहाँ स्टेपर मोटर यूज होता है जो प्रिसाइज कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का को डिनोट किसको करते हैं? जे से। फार्मूला क्या होता है? I/K। ए जहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर किस चीज़ का? आपका एरिया है। एरिया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका आई क्या है? एम्पियर, और जो आपका एरिया है वो मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस अफोर्ड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन टू कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर के बीच में, जैसे कंडक्टर एक ये है, इसको हम बोल दें कि ए कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है जो कंडक्टर बी है, दोनों को यदि पास में रखना हो, जैसे ए कंडक्टर और बी कंडक्टर, तो अब इन दोनों को इंसुलेटिंग करने की ज़रूरत होगी। तो जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, इनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, वो आपका इंसुलेटिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मिस्टर? देखिए थर्मल यानी कि उष्मा, और रजिस्टर दो शब्दों से मिलके बना हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा? ए थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर, यानी कि टेम्परेचर सेंस करके ये काम करेगा। यूज टू मेजर टेम्परेचर चेंज, यानी कि इसका यूज जो किया जाता है वो टेम्परेचर चेंज होने में यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट 85, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सोलेनाइड? सोलेनाइड का पर्पज क्या था? पहले सोलेनाइड का फिगर देखिए, जो हम ऐसे बनाते हैं ग्राफ आपका ये, ठीक है, और ये जिसको लपेटते हैं वायर को, ये किसी मटेरियल के ऊपर, अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है इसको क्या बोलते हैं? सोलेनाइड बोलते हैं, सोलेनाइड, ठीक है। ये उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि ए सोलेनाइड इज यूज टू जनरेट कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन टू ऑपरेट वैल्यू आर स्विच। मतलब एक तो आपका जनरेट होता है, कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ऐसे ऐसे, और इसका यूज ज़्यादातर आप देखे होंगे एमसीबी में रिले में किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। यही बोला है कि स्विच करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तो सिंपल वही यूनिट है जैसे आपकी एनर्जी की होती है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, जूल में उसको मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल? फोटोवोल्टिक सेल का प्रिंसिपल क्या है? क्वेश्चन उसका आंसर, ए फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सनलाइट, यानी सनलाइट को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये फिजिक्स का है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इस प्रभाव का यूज करके जो फोटोवोल्टिक सेल है वो सनलाइट को डायरेक्टली चेंज करता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज एंगल मीटर?
फेज एंगल मीटर, PAM जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, फेज एंगल मीटर। तो ए फेज एंगल मीटर इज यूज टू मेजर द फेज एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करेंट। आपको बताए थे कि AC में यदि दो वोल्टेज है या दो करंट है तो उनके बीच में, या तीन हो सकता है, तो उनके बीच में फेज एंगल होता है। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि एक I1 करंट है I1, और एक करंट है I2, और एक करंट है I3। तीनों यदि करंट है तो इनके बीच में यदि इसको रिफरेंस माना जाए 0 डिग्री पे, तो इसके बीच में 120 अंश, इसमें भी 120 अंश होगा। अब ये जो फेज एंगल को मेजर करते हैं वो PM के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। PM क्या है? फेज एंगल मीटर है, बताता है कितना एंगल मेजरमेंट है। अब ये एंगल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये एंगल यदि 120 एंगल का है तो 120 एंगल फिक्स होगा। लोड के बढ़ने घटने से लोड अनबैलेंस लोड यदि होता है, ठीक है, लोड यदि अनबैलेंस होता है तो आपका ये एंगल कम बेसी होता है, तो ये फेज एंगल मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको E से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी जो फार्मूला होता है EY/V/L होता है। तो V क्या हो गया? वोल्ट हो गया, और L क्या हो गया? मीटर हो गया। तो ये V/M लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर दैट डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेज, यानी कि दो इनपुट वोल्टेज के बीच में ये डिफरेंट जनरेट करता है, डिफरेंट आपको पता चलता है। 91, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर? ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसका बहुत यूज किया जा रहा है विदेशों में। आपका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सर्टेन क्रिस्टलाइन मटेरियल। इसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, और ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का यदि यूज किया जाएगा ऐसे करके, इसका फिगर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बीच में इसमें जैसे मान चलिए कि बीच में ऐसे एक मटेरियल यूज किया जाएगा, और फिर इसके नीचे एक वही लेयर लगी रहेगी ऐसे, ठीक है, कैपेसिटर की तरह। अब ये क्रिस्टलाइन मटेरियल पे जब आपका मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाइड किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में, और हमें वहाँ से बिजली जनरेट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्टडी स्टेट इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक टर्मोलॉजी आता है स्टडी स्टेट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में पूछा कि इलेक्ट्रिक व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्टडी स्टेट क्या होता है? तो उसका आंसर देखिए, स्टडी स्टेट रिफर टू द कंडीशन वेयर वोल्टेज एंड करंट हैव रीच कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर ट्रांजिएंट इफेक्ट हैव सेटल्ड, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू पहुंच जाता है कि अब कुछ भी घटाए बढ़ाएं उसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान चलिए कि हम बोलें कि नहीं, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट का मान बढ़ रहा है, लेकिन करंट कब तक बढ़ता जाएगा? एक लिमिट समय आएगा कि करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाते जाइए, करंट का मान अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो उसका क्या बोलते हैं कि वो उसकी स्टडी स्टेट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? तो अभी जस्ट पीछे जब आपको बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो फार्मूला होती है इक्वल टू V/L। तो V का जो यूनिट होती है वो आपका वोल्ट होता है, और मीटर की ये होगा 94। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको UPPCL में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये UPPCL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
देखिए, ए पी डब्ल्यू एम सिग्नल इज यूज टू कंट्रोल द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू ए लोड बाय द रैपिडली स्विच इन इट एंड ऑफ। यानी कि यदि रैपिडली स्विच को ऑन ऑफ किया जा रहा है तो पी डब्ल्यू एम यदि लगा दिया गया, पल्स विथ मॉड्यूलेशन लगा दिया गया है, तो ये एक एवरेज पावर डिलीवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द विच कैपेसिटेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस कैंसिल ईच अदर रिजल्टेंटिंग मैक्सिमम करंट फ्लो। देखिए, आपको बताए थे एक ये आप चीज़ें बताई थी, इसको समझ लीजिए कि जब रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल बराबर के एक्सी हो जाए। अब सोचिए कि जो इम्पीडेंस है, ध्यान से देखिए, जो इम्पीडेंस है उसका फार्मूला क्या था, जेड इक्वल टू के आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका था, ये प्लस था यहाँ पे, ब्रैकेट में एक्सएल स्क्वायर माइनस के एक्सी, ये दोनों बराबर हो गया, एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर। अब सोचिए कि जेड बराबर इतने ओम का रजिस्टर केवल लग रहा है, पहले प्लस इतना लग रहा था, तो आर का मान घट गया, करंट का मान बढ़ गया, यानी कि उसमें मैक्सिमम करंट यदि सर्किट में फ्लो होने लगे, मैक्सिमम यानी कि आई एम हो जाए करंट, मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो हो, तो इसका मतलब कि आपको समझ जाना चाहिए कि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, इस वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट 96, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिले ड्राइवर सर्किट। रिले ड्राइवर सर्किट क्या होता है, तो रिले ड्राइवर सर्किट आपको वही बताया था कि जो रिले का जो आपका कॉइल होता है वही है। ए रिले ड्राइवर सर्किट प्रोवाइड सफिशिएंट करंट और वोल्टेज टू एक्टिवेट रिले कॉइल, यानी कि रिले कॉइल को एक्टिवेट करने के लिए जितना सफिशिएंट वोल्टेज या करंट दिया जाए वही आपका वो है। 97, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है बी बराबर के फाइव बाई के ए, ठीक है, यानी कि फाइव बराबर क्या होता है, बी ए, और ये बी ये फ्लक्स डेंसिटी है बी को, और ये वेबर है प्रति मीटर स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जाता है वेबर प्रति के मीटर स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं हम टेस्ला में, टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। 98, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर, A surge arrestor is used to protect electrical device from voltage surge caused by lightning or other transient event। मतलब सिंपल है कि आपका सर्ज जो लाइटिंग अरेस्टर जो यूज किए जाते हैं ट्रांजिएंट स्थिति के लिए, ट्रांजिएंट अचानक जो है कि आपका वोल्टेज बढ़ जाए, लाइटनिंग का प्रभाव, वही आपका सर्ज अरेस्टर, उसी को बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एन इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथ स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन। मतलब कोई भी यदि आपका इलेक्ट्रिक कोई मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, हमने ये इंसुलेटिंग मटेरियल ले लिया ऐसे ऐसे, और जब तक ले इसका, ठीक है, इस आपका जब तक ले इंसुलेटिंग मटेरियल का जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए, यानी कि जब तक कंडक्टिंग की तरह ना काम करने लगे, तो उस समय जो उसका स्ट्रेंथ कहा जाएगा, जब ये कंडक्टर बन जाएगा तो वो उसका स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए 100, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर का फंक्शन क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो कोर होता है आपका, ये ट्रांसफार्मर कोर हो गया ऐसे, ये आपका ट्रांसफार्मर है, और बाकी क्लासेस आपके चलते रहेंगे। अभी जस्ट मशीन की क्लासेस का सेटअप बनाया जा रहा है, आपका मशीन का क्लास भी चालू होगा और जनरेशन की क्लासेस चलती रहेंगी। ये आपका जो ये है इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो ये है इसको बोलते हैं कोर।
ये क्या है, ये कोर। कोर का यूज क्या होता है कि जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से पास होता है सेकेंडरी सर्किट में, ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ये दिया कि ए ट्रांसफार्मर कोर प्रोवाइड ए पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, एंड इन चेंज द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन वाइंडिंग, यानी कि इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफ़र किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ कोर। ठीक है, तो कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर की आपका टाइप भी डिवाइड किया जाता है। तो ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को, डाउट को आप बता सकते हैं कि ये डाउट है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।